रजत जयंती पर उत्तराखंड बनेगा देश का मॉडल राज्य। सीएम ने कहा पर्यटकों को राज्य के प्रति आकर्षित करने के लिए पर्यटन का किया जाएगा विकास। 3 मई को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। तीर्थ पुरोहितों ने निकाला शुभ मुहूर्त। कंट्रोल नहीं हो रही तेल पर महंगाई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा। 13 दिन में 8 रुपए हुआ महंगा। देश के इन 37 शहरों के अस्पतालों में खोले जा रहे आयुर्वेदिक सेंटर। 1 मई से मिलेगा इलाज। 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र किया जाएगा संचालन। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी। 4 जिलों में कोरोना का आंकड़ा शून्य। 1 मरीज की हुई मौत। उत्तराखंड में 12 साल में सबसे गर्म बीता मार्च। मार्च में औसत तापमान पहुंचा 60 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से। गैरसैंण में आज आयोजित होगा पूर्ण बजट सत्र। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि 5वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट सत्र होगा और इसके साथ ही 4 महीने के लिए लेखा अनुदान पास कराने के बाद सत्र की अब पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी हो चुकी है। सरकार के पूर्ण बजट के लिए गैरसैंण में सत्र कराने की भी तैयारी है। जून में ये सत्र हो सकता है और इसके साथ ही गैरसैंण सत्र विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इच्छा भी जताई है कि वहां पर पूर्ण बजट पेश किया जाए और हाल ही में 21,000 करोड़ का लेखा अनुदान बजट भी पास हुआ था। गैरसैंण सत्र में 41,000 करोड़ का पेश हो सकता है और बजट की बात कर रहे हैं। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बोला जाता है उत्तराखंड में, तो गैरसैंण में पूर्ण बजट पास हो सकता है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गैरसैंण में आयोजित होगा पूर्ण बजट और इसके साथ ही 5वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट होगा जो गैरसैंण में पेश किया जाएगा। 4 महीने के लेखा अनुदान पास कराने के बाद सत्र की अब पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी है। सरकार पूर्ण बजट के लिए गैरसैंण में सत्र कराने की तैयारी कर रही है और इसके साथ ही रितु खंडूरी तैयारियों को लेकर जायजा भी करेंगी। जून में ये सत्र पेश हो सकता है और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है जहां पर ये बजट पेश किया जाना है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई हैं। हिना, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाने वाली गैरसैंण में ये बजट पेश किया जाना है। जी बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा था कि गैरसैंण में जो है एक सत्र होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। ये मैं जिस तरह से अभी जो हाल ही में सत्र हुआ था 3 दिवसीय विधानसभा में जो आयोजित किया गया था राजधानी देहरादून के, तो यहाँ पर जो था काफी कम वक्त बचा था सरकार के पास और इसी वक्त में जो है उन्हें जो है यहाँ पर सत्र करना था, इसीलिए जो है गैरसैंण नहीं चुना था। लेकिन अब जो है जिस तरह से पूर्ण बजट का सत्र होना है, जून में होगा ये सत्र और बताया जा रहा है कि गैरसैंण में होगा क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर भी होनी चाहिए जो भी कार्रवाई है सदन की और इसी के चलते जो है अब जून में जो होने वाला है पूर्ण बजट के लिए गैरसैंण में होगा वो सत्र। और जिस तरह से 3 दिवसीय सत्र चला था राजधानी देहरादून में, इसमें लेखा अनुदान पास किया गया था। 21,000 करोड़ का लेखा अनुदान था और अब जो गैरसैंण में होगा तो सत्र वहां पर जो है 41,000 करोड़ के करीब जो है पूर्णकालिक बजट पास किया जाएगा जिसमें जनता से जो है अहम मुद्दे होंगे और जो भी जो है विकास के लिए जो है शामिल होंगे। जी हिना, हरीश रावत जो कि पूर्व सीएम रहे हैं, हरीश रावत ने विधानसभा सत्र में ही पूर्ण बजट पेश करने की शुरुआत की थी गैरसैंण में, तो उन्होंने ये संकल्प लिया था। तो क्या उनके इस संकल्प को आगे ले जाने की कोशिश है पुष्कर सिंह धामी की सरकार में?
जी बिल्कुल वंदना, जैसे कि आपने बताया कि गैरसैंण में सबसे पहला जो था पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो है सत्र किया था और लगातार वो जिस तरह से उत्तराखंडियत की बात करते हैं और यही कोशिश रहती है विपक्ष की हो या तमाम नेताओं की कि जिस तरह से पहाड़ की पानी, जंगल, पानी और जवानी जो है पहाड़ के लिए ही काम करे। तो इसके लिए जो है सिर्फ राजधानी देहरादून में ही रहकर ही काम नहीं होगा, बल्कि जो है पहाड़ तक सभी योजनाओं को पहुंचाना होगा। वहां की समस्याएं अगर आनी होगी तो यही एक जो था कारण था ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का गैरसैंण को, जो कि अब जो है लगातार यहाँ पर सरकार जो है कोशिश कर रही है कि पहाड़ के कोने कोने से, दूर दराज के इलाकों से जो है यहाँ पर परेशानियों को जो है समस्याओं को उस पर चर्चा की जाए और उसी के साथ ही जो है विकास के जो भी योजनाएं हैं वो कोने कोने तक पहुंचाई जाए। जी, गैरसैंण में भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हिना जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं, तो क्या उन मुद्दों को इस बजट में शामिल किया जाएगा? जी बिल्कुल वंदना, जिस तरह से विपक्ष हाल फिलहाल में ही जिस तरह से महंगाई को लेकर हल्ला बोल रहा है भाजपा सरकार पर, वैसे ही अगर बात करें कि गैरसैंण के स्थानीय मुद्दों की, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं गैरसैंण में जो कि विपक्ष जो है उठा सकता है। हालांकि जिस दौरान ये त्रिवेंद्र की सरकार थी तो त्रिवेंद्र की सरकार में कई सारे ऐसे आंदोलन सामने आए थे जहां पर जो है आंदोलनकारियों पर कई जो है लाठीचार्ज भी हुए थे और उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ था और राजधानी देहरादून में भी विपक्ष ने जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कूच किया था और कई तरह से प्रदर्शन किए थे। तो हो सकता है कि जो मुद्दे रहे हैं पिछली सरकार में, पिछले कार्यकाल में, इस बार भी जो है यहाँ पर जो है विपक्ष और तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन करते और मुद्दे जो है रखते नजर आए। जी बिल्कुल हिना, तो पूरी जानकारी देने के लिए आपका यहाँ पर शुक्रिया। तो खबर यहाँ पर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो पूर्ण बजट पेश किया जाना है तो गैरसैंण राजधानी को चुना गया है कि गैरसैंण में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और इसके साथ ही 41,000 करोड़ का पूर्ण बजट पेश हो सकता है गैरसैंण में। तो खबर यहाँ पर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर गैरसैंण में पूर्ण बजट सत्र आयोजित करने की तैयारी कर ली गई है। तो 5वीं विधानसभा सत्र की तैयारी कर ली गई है। गैरसैंण में पूर्ण बजट पेश किया जाना है और 4 महीने के लेखानुदान बजट के बाद अब पूर्ण बजट की तैयारी है। पूर्ण बजट गैरसैंण में पेश किया जाएगा। और देहरादून से खबर आ रही है, इस बार 4 धाम यात्रा में उमड़ेगी भीड़। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोरोना काल के बाद लाखों तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तीर्थ यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ा टास्क है पुष्कर सिंह धामी सरकार में ठहरने। स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, पानी पर अब ध्यान भी देना होगा क्योंकि ये मूलभूत चीजें हैं जो कि जरूरत पड़ती हैं और इन पर फोकस करना अनिवार्य होगा। और 3 मई से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा का आगाज होगा और आपको यह भी बता दें कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के विधि विधान से कपाट खोले जाएंगे। कोविड के चलते 4 धाम यात्रा का संचालन प्रभावित रहा था और इसके साथ ही इस बार तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। काफी संख्या में पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। 1 माह पहले से ही होटल्स में बुकिंग भी शुरू कर ली गई है। तो 4 धाम यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही यात्रियों में जो तीर्थ यात्री 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं उनमें भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही कराई जा रही है। 1 माह पहले से ही होटल्स में बुकिंग चालू है और इसके साथ ही कई होटल्स फुल भी हो चुके हैं। तो लगातार देहरादून से आपको अपडेट करा रहे हैं 4 धाम यात्रा से जुड़ी खबरों को लेकर। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना काल के बाद अब जब से ये 4 धाम यात्रा खुलने जा रही है तो लोगों में, श्रद्धालुओं में, जो तीर्थ यात्री हैं उनमें खासा उत्साह भी नजर आ रहा है क्योंकि कोरोना काल में विभत्स स्थिति बनी हुई थी। 4 धाम यात्रा प्रतिबंधित कर दी गई थी और इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों के इस बार पहुंचने की भारी संख्या में उम्मीद जताई जा रही है। तो देहरादून से लगातार आपको खबर बता रहे हैं, ठहरने और स्वास्थ्य संबंधी, बिजली, पानी जो कि मूलभूत जरूरतें होती हैं उनको भी फोकस किया जाएगा। और 3 मई से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं।
और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हिना आजमी जुड़े हुए हैं। हिना, चार धाम कपाट खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी हाँ, बिल्कुल वंदना, जिस तरह से माना जाता है कि उत्तराखंड के जो धरोहर है चार धाम है और पवित्र ये चार धाम जो है दुनिया भर में मशहूर है और देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और जिस तरह से पिछले 2 साल जो है कोविड के साए में आस्था पनती है, लेकिन इस बार जब जैसे कि अब कोविड से राहत है तो अब यहाँ पर जो है इस तरह से जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण हैं, वे अब सीधे सीधे जो है भगवान के दर्शन कर पाएंगे और चार धाम के दर्शन कर पाएंगे। आज से जो है गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाने हैं। वहीं अगर बात करें केदारनाथ की तो 6 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और वहीं 8 मई को बद्रीनाथ धाम के जो है कपाट खोले जाएंगे। हेमकुंड साहिब के भी कपाट जो है 22 मई को खुल जाएंगे। तो लगातार जिस तरह से मई में जो है चार धाम और तमाम जो भी ये पवित्र जो है दर्शन स्थल है ये खोले जाएंगे और इसके लिए सरकार की तरफ से जो है कई तरह की तैयारियां की गई है। जैसे कि यात्रियों के लिए पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, यानी जिस तरह से पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जिस तरह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो अब सारी जो है एक इसी पोर्टल पर जो है तमाम तरीके की चीजें जो यात्री होंगे वो कर सकते हैं। इसी के साथ ही यातायात के मद्देनजर जो है ट्रैफिक प्रबंध और संचालन के लिए ड्रोन भी जो है तैनात किए जाएंगे। साथ ही अगर कोई भी इस तरह की आपातकाल स्थिति हो जाती है कि किसी को स्वास्थ्य से संबंधित जो है कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए जो है जगह जगह पर चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। और वहीं अगर बात करें एयर एम्बुलेंस की भी जो है सुविधा होगी और इसी के साथ ही संयुक्त यात्रा रोटेशन इसके लिए गठित की जाएगी और एक टोल फ्री नंबर जो है सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, जिससे जो भी यात्री है, जो भी श्रद्धालु है जो है चार धाम से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है उस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो है ले सकता है। तो यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है समीक्षा बैठक कर तमाम जो है तैयारियां कर ली गई है। अब 22 मई तक जो है चार धाम और हेमकुंड साहिब के जो है कपाट खुलेंगे और श्रद्धालु जो है अपनी आस्था के साथ दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल हिना, श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ दर्शन करने पहुंचेंगे चार धाम यात्रा में। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार खबर देहरादून से बता रहे हैं, चार धाम यात्रा के कपाट खुलने जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी सारी व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं सरकार की ओर से। और इसी बीच लक्सर से खबर आ रही है, प्रदेश में पीसीएस प्री की परीक्षा आज है। लक्सर से आपको खबर बता रहे हैं, 1,74,549 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और इसके साथ ही प्रदेश के 26 शहरों में 680 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़ में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और नैनीताल, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर में भी परीक्षा आयोजित की जाएगी। खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी और श्रीनगर कोटद्वार में भी परीक्षा कराई जाएगी। गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, नई टिहरी में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी बता रहे हैं कि पीसीएस प्री की परीक्षा कराई जानी है और आज पीसीएस प्री की परीक्षा है। कई केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में भी परीक्षा कराई जाएगी और उसके साथ ही विकास नगर, श्री ऋषिकेश, लक्सर में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। रुड़की में आयोजित की जाएगी परीक्षा और 2 मीटिंग में यानी कि 2 पालियों में पीसीएस प्री की परीक्षा की जाएगी, जिसमें से 318 पदों पर लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का आयोजन किया है। एक पद के सापेक्ष में 807 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। सबसे बड़ी और अहम जानकारी है कि एक पद है और 807 उम्मीदवार हैं जो कि परीक्षा देने वाले हैं और परीक्षा में पीसीएस प्री परीक्षा कराई जानी है। 1,74,000 जैसा कि पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि 549 परीक्षार्थी आज परीक्षा देंगे और प्रदेश के 26 शहरों में 680 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो लक्सर से आपको जानकारी दे रहे हैं और इसी खबर को लेकर हमारे साथ राम गोपाल जुड़े हुए हैं। राम गोपाल जी, आज पीसीएस प्री की परीक्षा का आयोजन किया जाना है, क्या कुछ इंतजाम कर लिए गए हैं परीक्षा केंद्र में? बिल्कुल, पीसीएस के एक पद और 708 जो दावेदार हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे प्रदेश में 1,74,000 के करीब जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। 26 शहरों में ये
80 केंद्र हैं जो बनाए गए हैं। पहले ही इसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। कहीं ना कहीं जो स्कूल है कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सतर्क है। हालांकि 318 पदों पर उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग है जो वो परीक्षा करा रहा है। तो पीसीएस परीक्षा के लिए एक पद के सापेक्ष का 807 उम्मीदवार जो है वो आज परीक्षा देंगे। 2 मीटिंगों में जो है ये परीक्षा होनी है, 10 से 12 और 12 से 2। तो 2 मीटिंग है, इनमें जो है परीक्षार्थी जो परीक्षा देंगे, इसमें जो तमाम जो शहर हैं ये कहा जा सकता है कि हरिद्वार, हल्द्वानी और बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, ऐसे तमाम जो हैं लक्सर, रुड़की सहित कई शहर है जहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। जी, पूरी जानकारी देने के लिए राम कोबर आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर लक्सर से बता रहे हैं जहां पर पीसीएस प्री की परीक्षा का आयोजन किया जाना है आज। और एक बड़ी अहम जानकारी है कि एक पद है और 807 कैंडिडेट हैं जो परीक्षा देंगे। इसके साथ ही लक्सर में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। देहरादून से खबर आ रही है, राजधानी दून में डबल मर्डर से दहशत बना हुआ है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। गालनवाला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और एक अन्य व्यक्ति कार से शव बरामद हुआ है, यानी कि कार में एक अन्य व्यक्ति का भी शव बरामद हुआ है। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे रहे, बड़ी खबर बता रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि डबल मर्डर से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक अन्य व्यक्ति का भी शव कार में बरामद हुआ है। बड़ी खबर देहरादून से, राजधानी दून में डबल मर्डर से दहशत बना हुआ है। और इसके साथ ही फॉरेस्ट ऑफिसर की गला दबाकर हत्या की गई है। ये खबर देहरादून से आ रही है, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। डालेनवाला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। खबर देहरादून से है जहां इन दिनों डॉक्टर निधि उनियाल का मामला राजनीति में भी गर्मा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर निधि उनियाल के तबादले रोकते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। शनिवार को उत्तराखंड क्रांति दल ने स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे का पुतला फूंका और साथ ही उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की। देखिए, निधि उनियाल जो कि हमारे दून कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे यहाँ पर कार्यरत थी, और जो स्वास्थ्य सचिव हैं पंकज पांडे जी द्वारा अपने निजी कार्य बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी के पति के स्वास्थ्य उपचार के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए आपने उनको अपने घर में बुलाया और उसके पश्चात तो छोटी मोटी कोई गलती हुई होगी उसी के लिए आपने इतनी बड़ी बात उसको दिल पे लेके और पूरे तत्काल उनका तबादला अल्मोड़ा कॉलेज में कर दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो एक सरकारी जो तंत्र है, अगर हमारे पहाड़ में कोई प्रसूता, हमारी माताएं बहनें, किसी को कोई तकलीफ है, कुछ है, तो वहाँ पर उनको तत्काल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वहाँ पे मशीनों का अभाव है। लेकिन इस प्रकार के जो ये घटनाएं हुई है, इसमें अपने घमंड में चूर, अपने सत्ता के नशे में चूर होके जिस प्रकार से उन्होंने तत्काल 12 घंटे के अंदर ये तबादला अल्मोड़ा कॉलेज में किया, तो ये दर्शाता है कि उत्तराखंड में जो अफसरशाही है वो किस प्रकार से हावी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के कन्नौज से खबर आ रही है। कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं, तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर डबल डेकर से पलट गई है। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी बस, डबल डेकर से बस पलट गई है। ये कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं। बस में सवार चालक सहित 10 यात्री घायल हो गए हैं। कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं, 10 यात्री घायल हो गए हैं और एक युवक को गंभीर चोट भी आई है। तो कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बस में सवार चालक सहित 10 यात्री घायल हो गए हैं और एक जो युवक है उसको गंभीर चोटें भी आई हैं। तो कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं, नींद की झपकी लगने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। चालक को नींद की झपकी आई और ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो बड़ी खबर कन्नौज से बता रहे हैं, तेज रफ्तार डबल डेकर बस पलट गई, जिसमें से 10 यात्री सवार थे और एक युवक को गंभीर चोट भी आई है। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी बस। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अभय कटियार जुड़े हुए हैं। अभय, जिस तरह से ये बड़ी घटना कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बस पलटी है, तो इसमें कुल कितने यात्री सवार थे और कितने यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं? लगभग आपको बता दें कि लगभग 35 से 40 यात्री इस बस पे सवार थे और जिसमें कि 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक यात्री की हालत गंभीर है, इसको इसलिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। बाकी सभी यात्री मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए हैं। अबे ये भी बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आ गई थी, जिसके चलते ये जो घटना है वो हुई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह का समय था और चालक जब जैसे ही तौरीक थाना क्षेत्र में पहुंचा है आगरा एक्सप्रेस वे के रोड पर, तो वहां पर उसको झपकी आ गई, जिससे कि ये बड़ा हादसा हो गया। घायलों को कहां ले जाया गया है अब? जी कन्नौज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है घायलों को। और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है चालक पर? जी चालक तो मौके से फरार है, मगर वहां पे जो भी अन्य यात्री थे उनके लिए सवारी का इंतजाम किया गया, उनको उनके घर भेजा गया। जो घायल हैं उनका उपचार जारी है। अभय, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि जो बस में सवार थे वो कहां से आए थे और कहां जा रहे थे? जी ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि सुबह का समय था और जो भी यात्री घायल हैं वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए हैं और अन्य जो भी यात्री हैं वो निकल जा चुके हैं कन्नौज से, इसलिए उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है, न कोई जानकारी मिल पा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अब ये भी जानना चाहेंगे। पुलिस प्रशासन ने मौके से बस को हटा दिया है और दूसरी पुलिस प्रशासन ने जो भी उनका नाम नोट कर लिया है और उनके घर वालों को सूचना कर दी है। उनके घर वाले आते ही सारा मामला क्लियर हो जाएगा। पूरी जानकारी देने के लिए अभय आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर कन्नौज से बता रहे हैं, जहाँ पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें से 10 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बस है वो पलट गई थी और इसमें से 37 यात्री सवार थे। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के साथ साथ कई वस्तुओं के दाम भी बढ़ा दिए गए, जिसके बाद विपक्ष लाल होता नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार देश भर में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते नजर आ रही है। एक सप्ताह तक कांग्रेस पर देश भर में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है और इसके साथ ही इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा है कि इस सरकार ने चुनाव के नतीजे आने के बाद ही जनता को महंगाई का जो गिफ्ट दिया है उससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये विडंबना ही कही जा सकती है कि राज्यों में चुनाव जब गतिमान होते हैं तो सारी चीजों पर रोक लगा दी जाती है, कीमतों में इजाफा नहीं होता, कोई बढ़ोतरी नहीं की जाती। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं और 4 राज्यों में केंद्र सरकार की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज होती है, तो जनता को नाश्ते में कहूं या सौगात में कहूं या तोहफे में कहूं, ये परोसा जाता है और जिसे महंगाई
कहा जाता है। विकराल और सुरसा का रूप महंगाई ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी संघर्ष का नाम है। हम ताजा हारे हैं, लेकिन जनता ने आशीर्वाद हमें भी दिया है। सभी राज्यों में चाहे कम कहीं ज्यादा हमें आशीर्वाद मिला है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी उन अपने वोटर्स के प्रति बनती है, जनता के प्रति बनती है। दबे हुए, कुचले हुए, वंचित, शोषित, गरीब समाज की हमने आवाज उठाना हमेशा शुरू किया था। हम उसको रोकेंगे नहीं। खबर देहरादून से है, जहां राज्य में चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस जल्द ही अपने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी योग्य व्यक्ति को देगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने बताया कि राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष समेत 3 पदों पर निर्णय अब एक साथ ही होना तकरीबन तय है और इस पर मंथन चल रहा है। जल्दी हाईकमान इसकी घोषणा भी करेगी। देखिए, मेरा शीर्ष नेतृत्व इस बात को साफ कर चुका है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा एक साथ होगी। अब चूंकि हमारा सदस्यता अभियान गतिमान है और 16 सितंबर 2021 से ये चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी होता है, चुनाव होता है। और अभी हमारा ये जो दूसरा चरण चल रहा है, इसमें हम हर बूथ पर एक क्रियाशील सदस्य बनाएंगे। क्रियाशील सदस्यों के बीच में से ही ब्लॉक अध्यक्ष चुनकर आएगा। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों की बारी है। जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।